साहब जी बड़े कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे। ऊंचा कद, काला रंग, सफेद बाल, चमकती हुई मक्कार आंखें, देखते ही लगता था कोई चुस्त चालाक व्यक्तित्व है। वह झूम झूम कर चलते थे। बदतमीजी से रौब झाड़कर बात करना उनकी आदत में शुमार था। लोगों से, विशेषतः उनके नीचे काम करने वालों से बड़ी रूखे ढंग से पेश आते थे। उनको वह अपने बाप का नौकर समझते थे। बिना मतलब लोगों को परेशान करना, लोगों का काम लटकाना और अपनी खुशामद करवाना उनकी आदत में शुमार था। साहब थे तो साधारण घर से ही, पर स्वयं को महाराज छत्रसाल से कम न समझते थे। हालांकि उनकी पोल तब खुल जाती थी जब खर्च करने की नौबत आती थी। पैसे उतने ही खर्च करते थे जितने में बस इज्जत बच जाए। बहरहाल साहब प्रकृति से बड़े कंजूस थे। स्वयं को निष्ठावान और ईमानदार बताते थे, पर सरकारी योजना पास करने के एवज में ठेकेदारों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से घूस खाया करते थे। मुंह में राम, बगल में छुरा वाली कहावत उन पर सटीक बैठती थी। घूसखोर और कंजूस होने के साथ साथ साहब उच्च कोटि के चटोरे थे। स्वादिष्ट भोजन देखते ही उनके अंदर ठूसने की कुलबुली होने लगती थी, और उनकी इस कुबुलाहट का सबसे बड़ा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता था। मुझे ही उनके लिए चाट, समोसा, भुजा, पकौड़े और पिज्ज़ा लाना पड़ता था। साहब के ऑफिस में ही टॉफ़ी, बिस्कुट, बादाम, मूंगफली के फटे पैकेट किसी न किसी कोने में हमेशा पड़े होते थे। पानी पीने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी। जब तक रौब से किसी कर्मचारी को नौकर की तरह बुलाकर पानी न मांगे, उनकी प्यास बुझती नहीं थी। कर्मचारी भी उनको एक गिलास पानी देते थे और उसके साथ ढेर सारी मानसिक गाली। उनके आने से पहले और उनके जाने के बाद सब खुश रहते थे। एक बार मैं उनके साथ किसी सम्मेलन में गया हुआ था। खाने के लिए हम गेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में थे। खाने में वेज और नॉन वेज था। नॉन वेज में मछली और अंडे थे। मैं शाकाहारी हूं, सो अपनी प्लेट लेकर खाने बैठ गया। साहब जी खाने बैठे, चावल दान और 2 मछली के पीस। उनको मछली खाने का शौक था, पर मछली खानी नहीं आती थी। दोनों हाथों से मछली के टुकड़ों से खींचकर कांटे निकालना बड़ा अजीब दृश्य होता था। साहब मछली कम खाते और खाना परोसने वाले महाराज की तरफ ज्यादा देखते थे। वो किसी मौके की तलाश में थे, या फिर खाना परोसने वाले महाराज से कोई खुंदक पाले बैठे थे, पता नहीं। लेकिन उस महाराज पर नजर ऐसे बनाए हुए थे मानो जेम्स बॉन्ड किसी दुश्मन देश की महिला जासूस पर निगरानी रख रहा हो। जल्दी ही इस ताक झांक के रहस्य से पर्दा उठा और साहब की ताक झांक का राज खुल गया। खाना परोसने के लिए एक बंगाली स्टाफ था, जो खाना कम पड़ने पर बार बार रसोई जाकर वहां से खाना लेकर परात में भर रहा था। साहब ने जैसे ही देखा कि खाना लेने के लिए महाराज रसोई में गया है, वो तेजी से मछली की तरफ लपके। उस समय मछली परोसने के लिए वहां कोई नहीं था। साहब ने एक के बाद एक करके जल्दी जल्दी 7 पीस मछली अपने जूठी प्लेट में रख ली। वो मछलियां ऐसे चुरा रहे थे मानो कोई डकैत गहने की दुकान में आनन फानन में गहने चुराता है। 7वीं पीस रखते रखते महाराज वापस आ गया। उसने साहब को मछली चुराते देख लिया। साहब ने भी समझ लिया कि महाराज ने देख लिया है। वो महाराज से नजर बचाते हुए मेरी मेज पर वापस आ गए। ये सब देखकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। जो आदमी इतनी लंबी लंबी फेंकता है, उसकी ऐसी मानसिकता है कि 4 लाख मासिक कमाने के बावजूद उसे मछलियां चुरानी पड़ी। वास्तव में उस दिन मुझे एहसास हुआ कि धन होने पर भी कोई कितना दरिद्र हो सकता है। 1 आध किलो मछली के लोभ में कोई कितना गिर सकता है। मैं इतना सोच हो रहा था कि साहब ने जोरों की डकार मारकर मेरी तंद्रा भंग कर दी। औरतों में साहब की विशेष रुचि थी। कोई महिला सहकर्मी मिल जाए या आ जाए तो उनसे चिपक जाते थे। हमेशा उनकी एक ही चाहत होती थी, उनके अंदर महिला सहकर्मी ही काम करे। इनकी ईमेल भी शक्तिवर्धक दवाओं के मेल से भरी रहती थी, जिसको हर सुबह वह जल्दी जल्दी मिटाते थे। पर एक दिन मैंने देख लिया, पर मुझे क्या,
वह अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी करे, किसी पुरुष का काम करने में इन्हें आनंद नहीं आता था, इसलिए टालते रहते थे। पर कोई लड़की आ जाए तो उस लड़की से उसका फोन नंबर लिए बगैर छोड़ते नहीं थे। बात बेटी से शुरू होकर होटल पिकनिक और विदेश टूर तक चली जाती थी। चालाक लड़कियां उनसे अपने काम करवाती और संस्कारी लड़कियां उनसे दूरी बनाती थी। पुरुष इनके पास जाने से हिचकिचाते थे और लड़कियां साहब को एक कॉल करके अपना सारा काम करवा लेती थी। साहब की एक अघोषित प्रेमिका हुआ करती थी। उसके घर आना जाना लगा रहता था। जब भी बंठन के आते तो हम समझ जाते कि आज तैयब अली की फियट कहा जाने वाली है। अपनी इस महिला मित्र के लिए खाना, पानी, कपड़े सबका इंतजाम करते थे। कहीं जाना हो तो इनको अपने खर्चे पर भेजते थे। 1 रुपया भी उस औरत का खर्चा नहीं होता था। साहब को मैडम का एक कॉल आया नहीं कि दुम में आग लग जाती थी। मैडम के भाई, मैडम के पिताजी, मैडम की बहन सबके लिए सौगातें लेकर उनके घर धमक जाया करते थे। मैडम का ट्रांसफर भी रुकवाया था ताकि मैडम से बिछोड़ना ना पड़े। मैडम को भी साहब की कमजोरियों का ज्ञान था। मैडम ने भी साहब की अच्छी हजामत बनाई थी। इस विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है, क्योंकि मैडम के आते हैं मैं हिस्सक लेता था। अन्यथा वह दुष्ट मुझसे मैडम की सेवा में चाय पानी करवाने की चेष्टा किया करता था। साहब को 3 ही लोगों का दुख भरी लगता था, एक अपना, दूसरा पत्नी का, तीसरा उनकी मैडम का। बाकी सबका दुख उनके लिए बस दुनिया की रीत हुआ करती थी। किसी के मरने पर साहब की टिप्पणी ब्रह्मजनानी जैसी होती थी। कहते थे जो होना था हुआ, तुम इस दुख को भूल जाओ। पर जब उनके परिवार में थोड़ा भी कष्ट आए तो अपना डेरा डंडा उठाकर उल्टे पांव भागते थे। अपनी मैडम के लिए भी साहब बहुत संवेदनशील थे। उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होते थे। वस्तुतः उनको परम स्वार्थी कहना ही उचित होगा। उनको अपनी अगड़ी जाति का बहुत घमंड था। दूसरी छोटी जातियों को घृणा से देखते थे। कहते थे छोटी जाति वालों को कम पैसे मिलने चाहिए, उनके खर्चे कम होते हैं। अगड़ी जातियों को अधिक पैसे मिलने चाहिए क्योंकि उनके खर्चे अधिक होते हैं। हालांकि साहब के पास सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते जूते और बेमेल शर्ट पैंट ही होते थे। एक बार की बात है, मैं अपने खर्चे जोड़ रहा था, तभी साहब आ गए। बोले, क्या जोड़ रहे हो खेमचंद? मैंने कहा कि अपने खर्चे जोड़ रहा हूं, तनख्वाह पूरी नहीं पड़ती, सरकार को थोड़े पैसे बढ़ाने चाहिए थे। मैंने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी, साहब बोल पड़े, अरे तुम लोगों को इतने पैसे की क्या जरूरत? तुम तो वर्मा हो ना, तुम्हारे खर्चे होंगे ही कितने? तू क्या करेगा इतने पैसे लेकर? मैं स्तब्ध रह गया। ऐसी जातिवादी टिप्पणी पहले कभी नहीं सुनी थी। मन ही मन कहा, जितना दुष्ट तुझे समझा था तो उससे कहीं ज्यादा है। मेरा वश चलता, मैं कोई जादूगर होता तो उसी वक्त उसे किसी मंदिर के सामने बैठे भिखारी में तब्दील कर देता। पर मेरा वश जब मेरे पर नहीं चलता तो उस पर क्या ही चलेगा। खून का घूंट पीकर रह गया। अपनी जाति वालों की सेटिंग लगाने में माहिर थे। इंटरव्यू में उनको सरल प्रश्न पूछकर सपोर्ट किया करते थे। उनकी इस सपोर्ट के बदौलत उनकी बिरादरी के लोगों की संख्या बढ़ रही थी। एक बार मैंने किसी नालायक सिफारिशी आवेदक को बुरा भला कहा। साहब इससे आहत हो गए। साहब बोले, सेटिंग कोई बुरी चीज नहीं, कभी कभी करनी पड़ती है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि साहब भी सेटिंग से ही यहां तक पहुंचे थे, इसलिए सेटिंग को बुरा नहीं मानते थे। पर इस सेटिंग की परंपरा को उन्होंने अपनी बिरादरी के सशक्तिकरण का माध्यम बना दिया था। उनकी बिरादरी के लोग उनके लिए गुप्तचर और मुखबिर का काम करते थे। इससे साहब को पूरे कार्यालय की पल पल की खबर रहती थी। साहब ऑफिस से कंप्यूटर, प्रिंटर, पंखे, हीटर आदि लेकर अपने घर पर दे आते थे और जब वो खराब हो जाएं तो वो वापस सरकारी ऑफिस में मरम्मत के लिए पटक जाते थे।
साहब पैसे तो कमाते थे, पर थे 2 टके के इंसान, कपड़ों से भी और दिमाग से भी। एक बार ऑफिस में हीटर आए। साहब बोले, खेमचंद, जरा हीटर अनपैक करके देखो। मैं हीटर निकालने लगा और सेट करने लगा। जब सारा मेहनत वाला काम खत्म हो गया, तब दुष्ट करीब आ गया और बोला, जानते हो तुमने हीटर ऐसे जलाया है कि तुम जल जाओगे। मेरा दिमाग वैसे ही भन्नाया हुआ था। मैं बोल पड़ा, ऐसा हीटर है मेरे घर पर और आज से 5-7 साल पहले से है। मुझे पता है कि हीटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल साहब को लगता था कि मेरी जाति की तरह मेरा ज्ञान भी पिछड़ा है, इसलिए हर काम करवा लेने के बाद मुफ्त में ज्ञान पेलने पहुंच जाते थे। साहब को कुत्तों से विशेष लगाव था। शायद किसी ज्योतिष ने बोल रखा था कि केतु की शांति के लिए उन्हें कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए, इसलिए दूध अपने घर से लेकर आते थे, पर कुत्तों को सीधे दूध नहीं पिलाते थे। अगर ऐसा करते तो हो बाकी कर्मचारियों को कैसे पता चलता कि साहब कितने बड़े दानवीर हैं। इसलिए पहले चपरासी बुलाते, फिर उससे दूध बर्तन में डलवाकर खूब जोर से चिल्ला चिल्लाकर कुत्तों को आवाज लगाते। इससे पूरे कार्यालय में खबर फैल जाती कि साहब कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। जब साहब को देखकर कुत्ते दुम हिलाते तो उनको राजा जैसी फीलिंग आती थी। वैसे कुत्तों को और चिड़ियों को मैं भी चारा डालता था, आज भी डालता हूँ। मैं कुत्तों को चारा डालकर कार्यालय में चला जाता था। उनसे सलामी पाने या दुम हिलने की प्रतीक्षा कभी नहीं की। हाँ, रविवार को भी कार्यालय जाता था, बस कुत्तों और चिड़ियों को चारा डालने। कुत्ते मुझे देखते ही लोटने पोटने लगते थे। मुझे लगता था कि खाना मिलने की खुशी में कुत्ते लोटते हैं। एक दिन कुत्तों को खिला रहा था। कुत्ते मेरे जूते चाट रहे थे, कुछ लौट रहे थे, कुछ मेरे सामने बैठकर पंजों से मेरी पैंट को हल्के हल्के मारकर खाना मांग रहे थे। साहब अपनी आल्टो से आ धमके। आते ही बोले, तुम्हारे सामने कुत्ते क्यों लौट रहे थे? मैंने कहा, मुझे क्या पता कि कुत्ते क्यों लौट रहे हैं। साहब फिर थोड़े चिंतित हो गए और बोले, इनको मैं रोज दूध पिलाता हूं, पर तुम्हारे जूते क्यों चाट रहे हैं? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। साहब फिर बोले, तुम्हें पंजे से थपकी देकर खाना मांग रहे हैं और ये मुझे देखकर दुम तक नहीं हिलाते, ऐसा क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब सुनकर। मैंने सोचा, ये आदमी अजीब पागल टाइप है। अगर कुत्ते मुझसे प्यार करते हैं तो हो मैं क्या करूं? साहब की बीवी साहब को कुत्ते की तरह समझती थी। उनकी बीवी से नहीं बनती थी। कभी कभी बाहर वालों के सामने बीवी साहब का पानी उतार देती थी। पत्नी के इस दुर्व्यवहार पर झेंप मिटाने के लिए जोर के ठहाके लगा दिया करते थे। साहब की पत्नी उन पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। मोहतरमा की अविश्वास से भरी आंखें और ऊबा हुआ चेहरा इस बात का सूचक था कि उनका पति एक फालतू आदमी है। साहब पत्नी की खिदमत में आसमान जमीन एक कर दिया करते थे, पर पत्नी हमेशा उनको डांटकर या झाड़कर बात किया करती थी। ऐसा नहीं है कि साहब बहुत शरीफ थे और उनकी पत्नी बहुत बदतमीज। साहब का व्यवहार जितना बुरा अपने कार्यालय में बाकी लोगों के साथ होता था, उस हिसाब से लगता था कि उनके साथ ऐसी कड़क औरत ही गुजारा कर सकती थी। कौन जाने, शायद पत्नी ने साहब से ऊब कर ही ऐसा रूप धारण कर लिया हो। साहब की पत्नी भी सरकारी मुलाजिम थी, पर न कभी सिंदूर वगैरह नहीं लगाती थी, ना ही गहने जेवर पहनती थी। मैंने उनके गले में मंगलसूत्र भी नहीं देखा था। मुझे लगा कि वो बड़ी प्रगतिशील विचारधारा की रही होंगी और उनकी विचारों की प्रगति पाश्चात्य जगत की तरफ अधिक होगी, इसलिए अंग्रेजन मेम साहब की तरफ रहती थी। साहब की पत्नी उनसे अलग रहती थी, दूसरे जिले में। विचित्र बात तो ये था कि साहब चाहे अच्छे हो या मरणासन हो गए हो, पत्नी कभी उनसे मिलने नहीं आती थी। एक बार की बात है, साहब को एक कार से टक्कर लग गई। साहब को काफी चोट आई और अस्पताल में भर्ती हो गए।
उन्होंने मुझे रात को फ़ोन करके बुलाया और बोले कि मेरे पास रुको, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। इच्छा तो नहीं थी, पर कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिनके लिए आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते। ये भी वैसा ही काम था। साहब की दुष्टता से मैं इतना दुखी था कि मन ही मन कार वाले को गालियां दे रहा था। कार वाला या तो उनको परलोक पहुंचा देता या उनको सही सलामत रखता। दोनों में से एक भी काम होता तो मुझे इस दुष्ट के बगल में बैठकर रात नहीं काटनी पड़ती। खैर, मैं उनके बगल में बैठा था। उन्होंने अपने घर फ़ोन लगाया, अपनी पत्नी को अपनी आप बीती सुनाई। फिर उनको बुलाया, पर शायद पत्नी ने मना कर दिया। पहले साहब शांत स्वर में बोले, फिर गिड़गिड़ाए और अंततः रोने लगे, पर पत्नी फिर भी आई नहीं उनसे मिलने। मैं ये सब देखकर ये सोच रहा था कि इस आदमी का व्यवहार इसलिए इतना खराब है क्योंकि ये अपनी पत्नी की खुंदक लोगों से दुर्व्यवहार करके निकलता है। उस दिन मुझे साहब की परख मिजाजी का राज समझ आ गया। साहब को विदेश गमन का मौका मिला और फिर मास्को कौन नहीं जाना चाहेगा। साहब गए और लौटे पूरे 15 दिन बाद। उड़ती उड़ती खबर आई, साहब की कमर में बहुत दर्द हो गया था। वो भी इसलिए कि साहब रूस में रेड लाइट एरिया में चक्कर लगाते पाए जाते थे। साहब जब वापस लौटे तो कराहते हुए कुर्सी पर बैठे। इतने में चाय लेकर पुष्पा आ गई। आदतन साहब पुष्पा के साथ बतियाने लगे। पुष्पा को साहब से चिढ़ होती थी, खुंदक तो उसके मन में भी थी। पुष्पा ने पूछा, साहब रूस में ऐसा आपने क्या किया कि आपकी कमर में दर्द हो गया? आप लौटे भी देर से, क्या चल रहा था? साहब को अंदाज़ा हो गया या तो कि किसी ने रूस के कृत्यों की पोल खोल दी है या बात सबकी समझ आ गई है कि वो रूस से कौन से गुलछर्रे उड़ाकर लौटे हैं। हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। मेरे साथ साहब का व्यवहार हमेशा से बहुत रूखा और तिरस्कार वाला रहा। मुझे इसका पक्का कारण तो मालूम नहीं। मैंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है कठोर परिश्रम से, ना कोई सिफारिश, ना कोई सपोर्ट। मैं अपने हर काम को युद्ध स्तर पर करता था और अच्छा करता था, पर साहब ने हमेशा मेरा मखौल ही उड़ाया। पर जब काम तगड़ा हो तो चुपके से उसको हड़पने में कोई कसर नहीं रखते थे। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि उन्होंने जो अपना रौला जमा रखा है वो दरअसल एक मिथ्या है। उन्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। वो कार्यालय से बाहर लोगों की खुशामद किए चलते थे। उनसे काम कराकर कार्यालय में उसे अपना काम बताकर प्रचारित किया करते थे। जब भी कोई काम अच्छा होता, साहब मुझे उससे हटाकर उसे खुद अपने हाथ में ले लेते थे। मैं काफ़ी लंबे समय तक खामोश रहा और सारा काम उन्हें देता रहा। फिर मैंने एक बार अपना विरोध दर्ज किया। मैंने कहा कि आप मेरे काम को अपना बताते रहेंगे तो मेरा प्रमोशन कैसे होगा। साहब अपनी कुर्सी से ऐसे उछले मानो गरम तवे पर बैठे हो। चीखते हुए बोले, ये मेरा काम है, तुम मेरे नीचे काम करते हो, तुम्हारा सारा काम मेरा है। मैं जो चाहे सो करूँगा, तुम्हें मेरे अंदर रहकर ही काम करना होगा। मैं बोला, हाँ करूँगा, बल्कि सब काम कर रहा हूँ, पर आप मेरे काम का श्रेय अपने साथ मुझे दिलाइए। मैंने आपके लिए बिना पैसे के काम किए हैं, जबकि आप बाहर आराम से बैठकर गप्पी हाँकते थे। मैंने आपके हिस्से के सारे काम तब निभाए हैं जब आप ठीक ठाक थे, और तब भी निभाए हैं जब आप बीमार थे। मुझे उसके एवज में कोई वेतन नहीं मिलता, बल्कि दोगुना काम करना पड़ता है। आपकी फाइल भी मैं करता था, उसके लिए मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ अपने प्रमोशन के लिए आपके पास दरकबरस लगा रहा हूँ कि जो काम मैंने किए हैं तो आप मेरे नाम से ही रिपोर्ट कीजिए। क्या मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूं और आप प्रमोशन पर प्रमोशन पाए? साहब गुस्से से पागल हो गए, पर कुछ बोल न पाए। उसके बाद शुरू हुआ मेरा असली काम। जब कोई काम खराब होता तो मुझे उस पर लगा देते थे। मैं कई रात जागकर जब नतीजे सही ले आता तो मुझे दूसरे कामों से लाभ दिया जाता था। वैसे साहब मेरे हर काम को अपना कहकर प्रमोशन दे रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे। अंत में मुझे लगा कि शांति से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने मेहनत तो बहुत की, पर फल साहब खाकर बैठ गए। अब
शायद जीवन को साहब की काली छाया से निकालकर समय की धूप से सुखाना आवश्यक है। आज मैं उस जगह से दूर हूँ। साहब आज भी अपने कुकृत्य कर रहे हैं।